जी स्टूडेंट, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? जी, आज का मेरा लेक्चर है आप लोगों के साथ ऑक्सीजनेशन। जो कल हमने पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो एक्चुअली ऑक्सीजनेशन का ही पार्ट था। ऑक्सीजनेशन में ऑक्सीजनेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों आते हैं। तो कल हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया था और आज ऑक्सीजनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजनेशन में मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराना है आप लोगों को? सबसे पहले तो इसमें हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि ऑक्सीजनेशन का ताल्लुक सारा रेस्पिरेशन के साथ है। व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी, इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, व्हाई ह्यूमिडिफिकेशन इन नेसेसरी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आज के कंटेंट्स है हमारे जो पढ़ने जा रहे हैं। जी बेटा, जो मैंने कल आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाया था वो इसी यूनिट का पार्ट है। उसमें ऑक्सीजनेशन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों आते हैं। कल हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया था, तो आज हम जो है रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Normal functioning depend on essentially three factors. Normal function जो है वो three factors के हैं. The integrity of the airway system to transport air to and from the lungs. नंबर वन पे तो जो है इसका जो है अनाटमी के जो लंग्स है इसमें एयर्स आती और जाती, ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, मीन के एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन हो रही है। अ प्रॉपरली फंक्शनिंग एल्वुलर सिस्टम इन द लंग टू ऑक्सीजनेट venous blood and to remove कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। इसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है एल्वुलर की, वो लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो वेनस सर्कुलेशन के लिए जाता है ऑक्सीजनेट होके, एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो ये एल्वुलर का ये फंक्शन है कि वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाता है और डीऑक्सीजनेटेड वहाँ से जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। अ प्रॉपरली फंक्शनिंग कार्डियोवास्कुलर एंड hematologic system to carry nutrients and waste to and from body cells. अब इसका प्रॉपरली फंक्शन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दोनों का जो सिस्टम है वो यही है कि जो कैरी न्यूट्रिएंट के उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाना, ऑक्सीजनेशन पहुंचाना एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी है वो बॉडी से जो है एक्सक्रीट करना। जी, इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी। नंबर वन तो एयरवे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। नंबर सेकंड जो है इसका प्रॉपर फंक्शन जो है वो लंग्स में ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाना। और कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम्स जो हैं उनका फंक्शन यही है कि बॉडी को ऑक्सीजनेट ब्लड देना, न्यूट्रिएंट देना और वेस्ट जो है मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से एक्सक्रीट करना। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें गैस एक्सचेंज, द इनटेक ऑफ गैस एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड पॉसिबल बाय पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन एंड परफ्यूजन। इसका मेन फंक्शन जो है वो ऑक्सीजनेट करना, गैस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजनेशन देना और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, और पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेशन परफ्यूजन जो है
इसको नॉर्मल रखना। जी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है इस वक्त? अटेंडेंस तो देखूं आप लोगों की। ओनली 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। जी, इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन रेफर टू movement of air into and out of the lungs is called pulmonary ventilation. Respiration क्या है? Respiration involves gas exchange between the atmospheric air in the alveoli and blood in the capillaries. Respiration means के गैस का exchange होना, और perfusion is the process by which oxygenated capillary blood process through body tissues. अब परफ्यूजन मीन के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना। अब तीन चीजें जो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नंबर 1 है वो गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव एंड ऑक्सीजनेशन जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए जो है हार्ट तक पहुंचाना। और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो movement of air into and out of the lungs is called pulmonary ventilation. Respiration mean के respiration normal respiration, exchange of gases in the alveoli. Perfusion mean के oxygenated blood जो है वो सप्लाई करना whole body tissues को। यस, लुबेना का मैसेज है कि हैप्पी नर्सिस डे। मेरी तरफ से भी ऑल ऑफ यू हैप्पी नर्सिस डे। टुडे इज दी हैप्पी नर्सिस डे। ऑर्गन्स इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं? नोज, नेजल कैविटी, वार्म, मॉइस्टन एंड फिल्टर एयर एज इट इनहेल। जैसे ही हम जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो कैसे मॉइस्ट और फिल्टर होती है, क्योंकि नोज के अंदर जो है वो एक तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है और दूसरा सीलियाज है। सीलियाज जो है वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलियाज दोनों का काम है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर होते हैं वो फिल्टर कर देते हैं। सीलियास उनको फिल्टर करते हैं और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज में उनसे माइस्टिन एंड जो उसकी सिक्रीशंस है बैक्टीरिया और वायरसेस उनके अंदर जो है रह जाते हैं उस थिकनेस की वजह से। फेरेंक्स फेरेंक्स पैसेज फॉर एयर लीड टू ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में जो फेरेंक्स में जो जाती है एयर वो ट्रेकिया तक पहुंचाने के लिए फेरेंक्स यूज होता है। लेरेंक्स द वॉइस बॉक्स। अब फेरेंक्स के बाद जो है वो वॉइस बॉक्स आता है वेयर वोकल कॉर्ड आर लोकेटेड। अब वोकल कॉर्ड जहां से हमारी वॉइस जो है वो क्रिएट होती है और हम उस बोल सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया विंड पाइप कीप्स द विंड पाइप ओपन। ट्रेकिया इज लिंक्ड विद द फाइन हेयर कॉल्ड सिलिया विच फिल्टर एयर बिफोर रीचेस द लंग। अब ट्रेकिया हमारे नोज से फेरेंक्स लेरेंक्स से होती हुई जो एयर ट्रेकिया में जाती है तो ट्रेकिया से फिर फिल्टर सिस्टम अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है। अब ट्रेकिया ने, जैसे मैंने बताया था कि नोज के अंदर सिलिया है, इसी तरह ट्रेकिया जो है एक विंड पाइप है, उसके अंदर फिर से सिलिया जो है मौजूद है, हेयर लाइक सिलिया, जो बैक्टीरिया और वायरसेस को फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाते हैं। ब्रोंकाई, 2 bronchi at the end of trachea each lead to lung। अब ट्रेकिया जहां से खत्म होती है तो वहां 2 ब्रोंकाई है। अब उसके एंड पे, ट्रेकिया के एंड पे 2 ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई तो 2 उसकी ब्रांचेस है ना ब्रोंकाई की।
अब ब्रोंक्यूल जो है उसकी फर्दर ब्रांचेस आर अ नेटवर्क ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस लीडिंग फ्रॉम द ब्रोंकाई इनटू द लंग टिश्यू एंड अल्टीमेटली एयर सैक्स। अब ये ब्रोंकाई जो है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई तो टू है ना, उनके नीचे जो है वो फाइबर लाइक ब्रांचेस, एक नेटवर्क है, छोटी छोटी ब्रांचेस जो ब्रोंक्यूल से बन रही, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब उन ब्रोंक्यूल्स के साथ एयर सैक्स होते हैं, एल्वुलाई, द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन द लंग वेयर गैसेस आर एक्सचेंज्ड। अब ब्रोंक्यूल्स जो है इनके एंड पे एल्वुलाई होते हैं। एल्वुलाई इज द सैक ऑफ गैस एक्सचेंज। जो हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एल्वुलाई में जाते हैं, वहां से गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके बाहर आ जाती है एक्सपायरेशन के साथ, और इंस्पायरेशन के साथ ऑक्सीजन जाती है, और वहां जो है एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज होती है। दी पाथवे, एयर एंटर इन दी नॉस्ट्रिल। पाथवे कैसे, जैसे मैंने जो है आपको अनाटमी बताई, इसी तरह से सबसे पहले जो है एयर कहाँ से एंटर होगी, नॉस्ट्रिल से, फिर पासिस थ्रू दी नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स के रास्ते से होती हुई दी ओरल फेरेंक्स, फिर और नोज और ओरल दोनों साइड से जो है एयर हमारे अंदर जाती है। अब फिर थ्रू दी ग्लूटियस, अब ग्लूटियस में जाती हुई इनटू दी ट्रेकिया, ट्रेकिया में जाती है इनटू दी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल में, फिर ब्रोंक्यूल के बाद जो है एल्वुलाई। ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या है, ईच ऑफ इट जो है विच टर्मिनेट्स इन द क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। ये एक क्लस्टर है, ब्रोंक्यूल्स जो है उनके साथ क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई है जहां से गैस एक्सचेंज होती है। ये हमने पाथवे पढ़ा कि जो है गैस एक्सचेंज कैसे होती है, एंटर कैसे होती है, इन कैसे होती है, एंड आउट कैसे होती है, आउट भी ऐसे ही होती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी मैंने बताया कि ये देखिए नेजल कैविटी है, इसमें से नोज से जाके नेजल कैविटी में से एयर गई, फिर माउथ में से दोनों रास्तों से जो है एयर अंदर गई, फिर जो है एपिग्लूटियस, लेरेंक्स, फेरेंक्स एंड ट्रेकिया, फिर लंग्स में जाती है, ट्रेकिया के रास्ते जो है वो जो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल एंड लंग्स, लंग्स में एंटर हो जाती है। लंग्स में एंटर होने के बाद जो है ये दिखाया हुआ कि ये पार्शली आपको दिखाया हुआ कि एल्वुलाई कैसे होते हैं। अब ये एल्वुलाई दिखाए हुए हैं, इनमें गैस एक्सचेंज होती हुई दिखाई गई है। अब गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होके जो है एक्सपायरेशन उसकी हो रही है, और ऑक्सीजन जो है इंस्पायरेशन के थ्रू जो है वो एल्वुलर में आ रही है। ये पार्शली आपको दिखाए गए हैं। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, अब यहाँ पे जो है जब इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। अब जब एक्सपायरेशन होती है, अब उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में देखें कि कैसे होती है, डायफ्राम से हमें पता चलता है। जैसे इंस्पायरेशन होती है, ये डायफ्राम लाइनिंग, आपको ये जो पिक नजर आ रही है इसमें ये एरो बने हुए हैं और उसमें डायफ्राम दिखाया हुआ है। अब जब रीलोडिंग होती है तो डायफ्राम देखें कहाँ पे, अब जो है कंट्रैक्शन हो रही है तो कंट्रैक्शन में डायग्राम जो है वो ऊपर कंट्रैक्ट होने जा रहा है, और उसके बाद जो है डायफ्राम देखें कि इंस्पायरेशन जब हो रही है नीचे आ गया, और जब एक्सपायरेशन हुई है तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है, इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम नीचे आ जाता है, रीलोडिंग होती है तो डायफ्राम जो है पैरेलल होता है, ठीक है। ये तस्वीर आपको दिखाई हुई है, ये इधर अगर राइट तरफ देखें तो ये रिलैक्स हुआ तो डायफ्राम बिल्कुल जो है नॉर्मल है। अब जब उस पे
इंस्पायरेशन होती है तो डायाफ्राम देखें कहाँ पे, और जब जो है इंस्पायरेशन है तो डायाफ्राम कहाँ पे। ठीक है, अब डायाफ्राम से हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से अंदाजा हो जाता है। जब हम रेस्पायरेशन लेते हैं तो हम डायाफ्राम से ही चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे मूवमेंट का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का पता चल रहा होता है। इसके बाद ये बताया हुआ कि सरफेक्टेंट क्या है। अब सरफेक्टेंट इज अ डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस विच इज secreted in fluid coating alveolar surfaces. It decreases tension. अब सरफेक्टेंट जो है एक सब्सटेंस है जो कोट करता है, कोटिंग करता है एल्विलाई की। ये जो है इसमें इसलिए कि उसको जो है लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए जो है फिर एक टेंशन नहीं लगानी पड़ती, फोर्स नहीं लगानी पड़ती, तो वो इजीली जो है, अगर सरफेक्टेंट नॉर्मल है तो वो इजीली जो है एक्सपेंड हो जाता है जब जो है इंस्पायरेशन हो रही होती है। विदाउट इट द वॉल्स वुड स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग एक्सलेशन। अब अगर ये नॉर्मल नहीं है, डिक्रीज है सरफेक्टेंट की अमाउंट जो है, जो सब्सटेंस है वो डिक्रीज है, तो ड्यूरिंग एक्सलेशन जो है इसकी वॉल स्टिक होंगी। ठीक है, वो उसमें एक्सपेंड होने में प्रॉब्लम होती है। प्री मेच्योर बेबीज प्रॉब्लम ब्रीदिंग इज लार्जली बिकॉज लैक ऑफ सरफेक्टेंट। अब प्री मेच्योर बेबीज जो है, जैसे ही सरफेक्टेंट, जब न्यू बॉर्न बेबी आता है तो फर्स्ट जब क्राई करता है तो सरफेक्टेंट अगर नॉर्मल होता है तो उसके लंग्स उसकी वजह से खुल जाते हैं, उस सब्सटेंस की वजह से। अगर वो जैसे ऐसे ही कह लें कि जैसे बैलून है उसमें एयर नहीं भरी और वो बैलून आपस में चिपक जाता है, और जो है इसी तरह से लंग्स है, सरफेक्टेंट उनके अंदर जब होता है तो जैसे ही एयर अंदर जाती है, बच्चा फर्स्ट क्राई करता है तो वो इजीली उसमें एयर चली जाती है और वो एक्सपेंड हो जाते हैं, बच्चा क्राई कर लेता है। अगर सरफेक्टेंट नॉर्मली नहीं है तो वो उसकी क्राई में जो है बच्चा क्राई नहीं करेगा या क्राई में प्रॉब्लम होगी। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 तो एज है, फिर इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। अच्छा बच्चों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ। ठीक है, पहले मैं बड़ी जो है फ्रेश फील कर रही होती हूँ, आज पता नहीं जब से मैं सैरी के बाद से मेरे हेडेक हो रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ड्यूटी तो परफॉर्म करनी है ना, मैं बड़ी मुश्किल से आज बोल रही हूँ। एज, जो फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग है उसमें एज, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशन, स्ट्रेस, और इसकी डिटेल हम आगे देखने जा रहे हैं, ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग पे। थैंक यू। लुबैना कह रही है जी मैम पता चल रहा है। ये कौन पूछ रही है? 7 मंथ का बेबी होता है मैम, उनमें सरफेक्टेंट नहीं बनता से। सरफेक्टेंट तो बेटा ये क्वेश्चन कर रही है निम्रा। निम्रा का क्वेश्चन कि 7 मंथ बेबी जो है उसका सरफेक्टेंट नहीं बनता। अब बेबी जो है, सरफेक्टेंट तो नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए। वो एक जो है फ्लूइड लाइक है ना, जो फ्रिक्शन से, एयर फ्रिक्शन से बचाता है, और कह लें कि वो हमें स्मूथली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराता है। जो मैंने जो न्यू बॉर्न बेबी की बात की थी, 7 मंथ के बेबी की निम्रा ने बात की है, तो ये 7 मंथ का बेबी है, न्यू बॉर्न है, या फिर जो हम हैं, इन सब में सरफेक्टेंट होता है। मैंने एग्जाम्पल दी है, ये स्मूथली जो है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कराने के लिए अल्लाह ताला ने एक फ्लूइड लाइक जो है वो जो है हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है,
जिससे नॉर्मली है स्मूथली जो है हम जो है लंग्स खुल जाते हैं। ठीक है, जो मैंने न्यू बॉर्न की बात की थी, जो अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ होता उसको फीटस बोलते हैं। जब फीटस होता तो उसके लंग्स मैच्योर नहीं होते, उसके लंग्स काम नहीं करते, उसकी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो है गैस एक्सचेंज वो प्लेसेंटा से हो रही है। मुझे निम्रा आपकी वजह से मुझे काफी लंबा जो है बताना पड़ रहा है। तो वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो फीटस है उसकी मदर के थ्रू से हो रही होती है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू से। और उसकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तब होती है जब जैसे ही वो बॉर्न होता है और क्राई करता है। फर्स्ट क्राई पे उसके लंग्स खुलते हैं, अदरवाइज उसके लंग्स जो है वो काम नहीं करते, उसके लंग्स की बजाय मदर का प्लेसेंटा जो है वो गैस एक्सचेंज कर रहा होता है, इसलिए मैंने उसकी एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, अब जो मैं पढ़ा रही थी वो फैक्टर दैट अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी फंक्शन जो मैंने बताया, उसमें सबसे पहले एज है। एज पीपल हैविंग रिजिड चेस्ट वॉल एंड एयरवे, और अकॉर्डिंग टू एज जो है वो चेस्ट वॉल रिजिड्स हो जाती है और एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो चेस्ट वॉल और एयरवे जो है एक तो रिजिड हो जाता है, दूसरा एयरवे जो है वो उनकी कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है। एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज प्रॉब्लम्स होती है उनमें। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एयर इज डिक्रीज्ड। अब जब जो है रिजिड चेस्ट वॉल होंगी, एयरवे की वॉल्स होंगी, या वहाँ स्टीनोसिस पार्शली स्टीनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एयर इज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कफ रिफ्लेक्सिस एंड सीलिया एक्शन। अब सीलिया का एक्शन मैंने बताया था, सारे जब चेस्ट वॉल थिकनेस उनकी हो जाएगी या जो है स्टीनोसिस होंगी, तो सीलिया का फंक्शन या रिफ्लेक्सिस जो है वो भी डिक्रीज कर जाएंगे। ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई कर जाती है। बड़ों को आपने देखा होगा कि उनको जो है वो सिक्रीशन भी वो बार बार कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका गला जो है वो बहुत ड्राई हो रहा है, उनका नोज ड्राई हो रहा है। समटाइम जो है उनको ये भी बताया जाता है कि वो कोई चीज जो है वो जैसे टॉफी या च्युइंगम लाइक चीज चूसने के लिए देते हैं ताकि उनके म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मॉइस्ट रहे। और इसी तरह से उनके नोज में उनको रिकमेंड किया जाता है कि लिक्विड पैराफिन वो अपनी नोज की इंटरनल जो म्यूकोजल वॉल्स है उनमें जो है कोई लिक्विड पैराफिन टाइप लगाए ताकि उनको जो है वो रिजिडनेस उनकी खत्म हो जाए। जी, ऐसे लोगों में जो म्यूकस मेम्ब्रेन उनकी ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के साथ साथ हार्ड होती है, जब वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं उनके नोज और थ्रोट पे पेन भी होती है और वो अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनके नोज और थ्रोट पे कंप्लेन हो रही है। इसलिए उस इन दोनों को मॉइस्ट रखने के लिए नोज में लिक्विड पैराफिन लगवाते हैं और जो है थ्रोट को मॉइस्ट रखने के लिए उनको बताते हैं कि सिप्स और वाटर जो है वो बार बार ले या फिर कोई चीज चूसने की कोशिश करें। डिक्रीज ऑफ मसल स्ट्रेंथ, डेफिनेटली जब ये चीजें डिक्रीज होंगी तो मसल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी ड्राइनेस की वजह से। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, अब जैसे बाकी चीजें जो है वो कम हो जाती है इसी तरह इम्यून सिस्टम जो है वो भी कम हो जाता है। जैसे बाकी चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं ओल्ड एज रिलेटेड फैक्टर की वजह से, इसी तरह उनमें इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम में एक तो एज रिलेटेड फैक्टर होता है, दूसरा उनका डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे वो एडल्ट एज में जो है डाइट ली जाती है, इस तरह से वो डाइट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है उनका डिक्रीज हो जाता है। दूसरे हमारे थे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल कैसे इफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अल्टीट्यूड, हाइट, एक तो हाइटेड एरिया जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट इफेक्ट करती है।
इसकी एग्जांपल में अगर आपको ये दूं कि जैसे नारायण कागान में लोग जाते हैं हाइटेड एरिया पे, वो जितना हाइट पे जाएंगे वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो हाइटेड एरिया होने की वजह से। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोग नारायण कागान गए थे, इस दफा तो ये कोरोना वायरस आ गया, लास्ट टाइम हम नारायण कागान गए तो जैसे ही हम झील सैफल मलूक वाली साइड पे गए तो वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही थी, जितने एज रिलेटेड ओल्ड एज के पीपल थे उनको सांस ही नहीं आ रहा था। वो फिर उनके जो यंगेस्ट साथ गए हुए थे वो उनको गोद में उठा उठा के नीचे वाली साइड पे लेके आ रहे थे या एक साइड पे बिठा रहे थे। तो उस वक्त मैंने बहुत करीब से देखा कि हाइटेड एरिया जो है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पे तो नॉर्मल जो लोग हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हीट और कोल्ड, हीट और कोल्ड जो है ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आते हैं, इनसे भी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कमी हो जाती है, टू मच कोल्ड और टू मच हीट की वजह से। दूसरी चीज, हमारी इन्वायरमेंट जहां हम सरवाइव कर रहे हैं, एयर पोल्यूटेड एरिया जिसके साथ हमें अक्सर जो है सोर थ्रोट, नो रनिंग नोज और जो है इन्फ्लामेशन, इस तरह के जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये इनसे रोजमर्रा से हमें गुजरना पड़ता है क्योंकि हमारी एयर पोल्यूटेड है। अब इन्वायरमेंट में मैंने बताया कि हाइटेड एरिया, टू मच कोल्ड एरिया, टू मच जो हीटेड एरिया, और जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा होगी। अब जो हाइटेड एरिया जैसे नारायण कागान में कहें, अगर वहां एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, वहां की एयर जो है वो बहुत बहुत ही क्लीन है, बट वहां हाइट की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, और हम जहां सरवाइव कर रहे हैं वहां की एयर पोल्यूटेड है, और कोल्ड और जो है हीटेड एरिया में भी इसी तरह से जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी फंक्शंस पे। लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। फिजिकल एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। ये तो डेफिनेटली है कि जब हम फिजिकली एक्सरसाइजेस करते हैं, जो बंदा ज्यादा एक्सरसाइजेस करता है वो नॉर्मली हेल्दी रहता है, उसमें गैस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मली रहता है, उसमें हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो नॉर्मली रहती है, क्योंकि जो एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मली रहता है, इसलिए जो एक्टिविटी नहीं करते उनकी निस्बत जो ज्यादा एक्टिविटी करते हैं उनकी रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मली होती है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ये कह सकते हैं कि जो लोग जो देखा कि वुमेन कह लें घरों में बैठी होती हैं, उनकी जो हमारी एज रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, जो हमारी एज के लोग हैं घरों में, जो खवातीनें खाना बैठी हैं वो खा लेती हैं, बैठ लेती हैं, बिस्तर पे चढ़ जाती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि वो उनमें जो है रेस्पिरेटरी पैटर्न और वो हमारे जैसी हेल्दी नहीं दिखती। उनकी लुक देखें, उनके चलने का अंदाज देखें, उनके बोलने का अंदाज देखें, वो उन लोगों के जैसा नहीं होता जो एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज ज्यादा करते हैं। हम लोग जहाँ आते हैं तो कभी अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, और कभी एक क्लास में, कभी दूसरी क्लास में, कभी लेक्चर लिए, स्टूडेंट के साथ बातें की, तो हमारी एक्टिविटी उनसे ज्यादा हो जाती है। तो उनकी जो है एज भी जो है उन लोगों से ज्यादा लगती है जो एक्टिविटी एक्सरसाइजेस ज्यादा करते हैं। सेडेंटरी पीपल लैक एल्व्यूलर expansion and deep breathing pattern and are less able। अब सेडेंटरी पीपल की कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जो एक्सरसाइजेस नहीं करते तो उनमें लैक ऑफ एल्व्यूलर एक्सपेंशन होती है, उनमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि ऐसे लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते, बैठे रहते हैं, या उनकी ऐसी कोई जॉब या कोई
हाउस वर्क नहीं होता कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहे। जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होती तो इनमें ओबेसिटी भी, ये लोग ओबेस भी हो जाते हैं, और इनमें जो है एल्व्यूलर जो सैक है उनमें गैस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं होती। टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रेसर, और ये जो है हमेशा रेस्पिरेटरी स्ट्रेसर रहते हैं, और इन पे जो है रेस्पिरेटरी जो रिस्पॉन्ड करते हैं इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बेटा इज इट क्लियर? मेरी बात भी समझ आ रही है आप लोगों को? हेल्थ स्टेटस। In healthy person, the respiratory system can provide sufficient oxygen to meet the body need. अब जैसे healthy people हैं, उनमें healthy people, in healthy person, the respiratory system can provide sufficient oxygen to meet the body need. जैसे ही बॉडी को नीड होती है उसकी डिजायर के अकॉर्डिंगली हेल्दी पीपल जो है उनको नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल मिल रहा होता है, क्योंकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन और उनका गैस एक्सचेंज तो है वो नॉर्मल होता है। Diseases of the respiratory system, however, can adversely affect the oxidation of the blood. अगर कोई डिजीज आ जाए, हेल्दी नहीं है बंदा, तो उसके फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, गैस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं होती डिजीज की वजह से। जी, लुबेना का मैसेज है कि टुडे लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बेटा कल वाला भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो मेरा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है। तो ये सारा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसकी वजह से ब्रीथ करते हैं। थैंक यू अदिल जी। मेडिकेशन। A variety of medications can decrease the rate and depth of respiration. वैरायटी ऑफ मेडिकेशन, मुख्तलिफ किस्म की जब मेडिकेशंस लेंगे तो वो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज कर देगा। अब उस मेडिसिन्स में के नेम्स कुछ बताए हुए हैं, बेंजोडायजिपाम। अब ये जो है बेंजो डायजिपिन जो है वो डायजिपाम एक जो है ये नींद की मेडिसिन है, ठीक है। अब एंटी एंजाइटी जो है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है उनमें भी जो है सेडेशन होती है। अब नारकोटिक्स एंड मॉर्फिन, नारकोटिक्स एंड मॉर्फिन टू ऐसी मेडिकेशन है जिनको सीवियर जो पेन में देते हैं, ठीक है। सीवियर पेन में मॉर्फिन एंड नारकोटिक्स देते हैं, और ये नॉर्मली आम बंदे को दी भी नहीं जाती। अब इनमें भी सेडेशन होती है। अब सेडेशन जब होती है इन मेडिसिन में, एंजाइटी होती है, एक हम जब फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं तो उनमें भी एक मेडिसिन देते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जब वो मेडिसिन ली जाती है तो नींद आती है, सारा दिन बंदा ऐसे होता है जैसे ख्वाब में चल रहा होता है, ठीक है, जैसे ख्वाब में चल रहा होता है, क्योंकि उसको नींद आई होती है, उस मेडिसिन में सेडेशन होती है। अब एंटी डिप्रेशन कह लें, एंटी एंजाइटी कह लें, या जो है जैसे सेडेटिव मेडिसिन है, वो सेडेटिव ऐसे तो बंदा नहीं ना लेता जब तक एंजाइटी नहीं होती, या फिर सीवियर पेन में मॉर्फिन देना पड़े या नारकोटिक्स देना पड़े। तो ये सारी ही मेडिसिन जो है ये जो है मसल्स रिलैक्सेंट है। नंबर 1 तो मसल्स रिलैक्सेशन है, नंबर 2 सेडेशन है। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो डेफिनेटली नींद आएगी, ठीक है। तो उनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, गैस एक्सचेंज जो है, जो हम इंस्पायरेशन करते हैं वो भी डिक्रीज होगी। अब डेफिनेटली जब वो डिक्रीज होगी तो जो है गैस एक्सचेंज जो एक्सपायरेशन होगी वो भी डिक्रीज होगी। These drugs in aged people depress the respiratory pattern. अब ये उन्होंने कहा कि एज्ड पीपल जो है,
एजड पीपल्स जो है उनके रेस्पिरेटरी पैटर्न पे इफेक्ट करती है। बट ये मेडिकेशन जो मैंने कहा, ये अगर यंगेस्ट भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो उन पे भी ये इफेक्ट कर सकती है। बट इसमें डोज देखना होता है कि अगर डिप्रेशन कितना है या पेन कितनी है, उसको डोज कितना दी है, अकॉर्डिंग टू दैट डोज जो है वो इफेक्ट करेगा। अगर यंगेस्ट भी, अगर तो ओल्ड एज के या चिल्ड्रन है तो फॉरन जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज, लिटिल डोज से भी उन पे इफेक्ट हो जाएगा। अगर जो है यंगेस्ट है, उनमें डिप्रेशन हो जाती है या फ्लू लाइक सिम्टम है, उनको डोज, या उनमें सीवियर कोई पेन है तो उनको इन मेडिसिन की डोज जो है वो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 टाइम्स अ डे, 4 टाइम्स अ डे देना पड़ेगी, तो वो उन पे इफेक्ट करेगी। इसकी एग्जाम्पल जो है वो जो है मैं आपको देती चलूँ, जो ड्रग एब्यूजर होते हैं, जैसे जहाज होते हैं ना सड़कों पे लेटे हुए, वो मॉर्फिन लेते हैं, ठीक है, वो मॉर्फिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा फुटपाथ पे, तो जितने भी ओवर ब्रिज हमारे, उनके नीचे ये लेटे होते हैं, उनके पास से गुजरे तो वो खुद अपने आप को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। वो किस चीज के इंजेक्शन होते हैं? मॉर्फिन के। क्योंकि जब वो जो ले रहे होते हैं ड्रग, अपनी ड्रग एब्यूज होते हैं, तो जब उनको वो नहीं मिलती तो उनको शिद्दत से पेन होती है। पेन इतनी शिद्दत से होती है कि वो खुद से अपने आप को मॉर्फिन इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि मॉर्फिन इंजेक्शन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है जब तक कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और पेशेंट की जो डायग्नोज उस पर लेबल नहीं होगी। तो वो पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं, उनके सप्लायर होते हैं जो उनको सप्लाई करते हैं, और वो क्या करते हैं, मॉर्फिन लेके सारा दिन सोए रहते हैं, इसलिए उनको जहाज बोलते हैं। ठीक है। एक दफा मैं अपनी गाड़ी में अपने बच्चों के साथ आ रही थी, तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि वो देखे जहाज कैसे, कितने जहाज पड़े हुए हैं। तो मेरे बच्चे ऊपर देख रहे, कहते मम्मा यहाँ तो एक जहाज भी नहीं, आप कह रहे हैं जहाज है। तो मैंने उनको कहा ये फुटपाथ पे, तब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने उनसे कहा कि फुटपाथ पे लेटे हुए जो लोग हैं उनको जहाज बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रग एब्यूजर होते हैं। ठीक है। ये मैं आपको जोक भी सुनाती चलूं साथ साथ। जी, स्ट्रेस। स्ट्रेस का ताल्लुक भी इन्हीं मेडिकेशन के साथ है। Sympathetic nerve system during stress is stimulated and cause the release of epinephrine that dilate the bronchioles and increase the respiratory pattern. अब जब थैंक यू बच्चों। तो मैंने कहा आज हमारा नर्सिस डे भी है और आप लोगों को मैं थोड़ा सा जोक सुना के खुश करती जाऊं, जबकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, आज मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ। स्ट्रेस। स्ट्रेस में उन्होंने बताया कि सिंथेटिक नर्व सिस्टम जो है ड्यूरिंग स्ट्रेस इज स्टिमुलेटेड, ये मोर स्टिमुलेटेड होता है। नॉर्मली तो नॉर्मल स्टिमुलेट कर रहा होता है ना, बट ड्यूरिंग जो है स्ट्रेस ये मोर स्टिमुलेट करता है हमारा जो है सिंथेटिक नर्व सिस्टम। जब ये मोर स्टिमुलेट करता है तो इसमें से मोर एपिनेफ्रीन जो है वो सिक्रीट होती है। वो एपिनेफ्रीन जो है वो डायलेट करती है ब्रोंक्यूल्स को। जब ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं तो इंक्रीज द रेस्पिरेटरी पैटर्न। डेफिनेटली जब ब्रोंक्यूल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नॉर्मली नहीं होगी, क्योंकि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं ना हो सकेंगे वो डायलेट होने की वजह से। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे तो वो जो है एक्सपायरेशन नहीं करेंगे। जब एक्सपायरेशन नहीं होंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। स्ट्रेस की वजह बता रही हूँ आप लोगों को। कंडीशंस अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ एयर। कुछ कंडीशंस हैं, ये मैंने आप लोगों को जब जो है रेस्पिरेशन पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था ना जो ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। ठीक है। वाइटल साइंस पढ़ाए थे, तो वाइटल साइंस में रेस्पिरेशन आया था, तो उस रेस्पिरेशन के
टॉपिक में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। कंडीशन दैट अफेक्टिव मूवमेंट ऑफ एयर, टिकिपनिया। अब टिकिपनिया आपके लिए नया वर्ड नहीं है। रैपिड रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड टिकिपनिया। ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेटरी रेट। अब ये जो है रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाए उसका रेट तो टिकिपनिया बोलेंगे। अगर उसका जो है रेस्पिरेशन नॉर्मली से डिक्रीज कर जाए तो ब्रेडिपनिया बोलेंगे। हाइपोवेंटिलेशन, इनएडिक्वेट एल्व्यूलर वेंटिलेशन। हाइपो, जहां हाइपो का वर्ड आ जाता है उसका मतलब है डिक्रीज, ठीक है। जहां हाइपो का वर्ड आ गया उसका मतलब है डिक्रीज। वेंटिलेशन का मतलब है एयर, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन मीन इनएडिक्वेट एल्व्यूलर वेंटिलेशन, जो हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं वो कम जा रही है, ठीक है, वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर का वर्ड जहां पे आता है दैट मीन के इंक्रीज। वेंटिलेशन मीन वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मीन इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब वेंटिलेशन ज्यादा जाएगी और उसकी मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। ऑर्थोपनिया, inability to breathe easily unless sitting upright or standing position। ऑर्थोपनिया मीन के जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद या टिकिपनिया या जो है ब्रेडिपनिया, इन सब में जो है नॉर्मली सांस नहीं आता। जब नॉर्मली सांस नहीं आता तो फिर उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। इस तरह के पेशेंट को, जिसको टिकिपनिया है, जिसको ब्रेडिपनिया है, ठीक है, जिसको टेकिकार्डिया है, ये सारी चीजें जो है वो इस कल भी मैंने कुछ चीजें बताई थी। तो इस जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नॉर्मली नहीं होती, तो इस टाइप के पेशेंट को फौरन से सिटिंग पोजीशन में बिठाया जाता है। जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ, टिकिपनिया के साथ, ब्रेडिपनिया के साथ, तो उनको उनकी ब्रीथ नॉर्मली नहीं आती, हमें उसके चेस्ट से फौरन पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की अपराइट पोजीशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। जी, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया जो है और साइनोसिस, दैट मीन के जो है इनसफिशिएंट जो है ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें हाइपोक्सीमिया मीन रेड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड एंड हाइपोक्सिया मीन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एनीवेयर इन द बॉडी। अब हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया में दोनों में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल होता है, बट इनमें डिफरेंस ये है कि हाइपोक्सिया जो है एनीवेयर इन द बॉडी मीन के पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाइपोक्सिया मीन, हाइपोक्सीमिया मीन रेड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। साइनोसिस मीन जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें जो हम फिजिकली असेस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, नेल्स बेड, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिप्स ड्यू टू रेड्यूस द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। जब ये हमें ऑब्जर्वेशन में ये चीजें नजर आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो दैट मीन्स साइनोसिस। हाइपोक्सिया या जो है हाइपोक्सीमिया, ये इनमें डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। हाइपोक्सिया मीन रेड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड एंड हाइपोक्सीमिया इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एनीवेयर इन द बॉडी। जब ब्लड में गया तो वो फिर बॉडी में जो है कमी हुई, बॉडी के
किसी भी पार्ट पे, एनीवेयर इन द बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और वो पार्ट जो है हमें नजर आता है, उसकी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अगर होल बॉडी में है तो बिलुश डिस्कलेशन ऑफ द होल स्किन, नेल बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिप्स जो है ये बिलुश डिस्कलरेशन हो जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे पेशेंट साइनोस हो गया। ठीक है। अगर किसी एक बॉडी पार्ट में है, जैसे मैंने स्किन मैनेजमेंट में पढ़ाया था, तो उस बॉडी पार्ट के स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बेटा इज इट क्लियर? 56 अभी मिनट हुए, तो ये मेरा एक 1 आवर होता है, तो फिर आपको ब्रेक देती हूँ। कंडीशन दैट अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है गैस एक्सचेंज की या ब्लड एक्सचेंज की, वो कैसे है? हाइपोवोलीमिया, लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। हाइपोवोलीमिया मीन, लुबेना क्या कह रही हो? लुबेना का मैसेज पढ़ रही हूँ, लंबे लंबे मैसेज करती है। हाँ ओके, मैं 20 मिनट की ब्रेक दे दूंगी। लुबेना लुबेना कह रही है कि आज नर्सिस डे भी है और आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, ब्रेक थोड़ी लॉन्ग कर दें। बेटा मेरी कोशिश होगी कि मैं आज थोड़ी ब्रेक लॉन्ग कर दूं, लेकिन आप लोगों को वापस आना होगा। ठीक है। हाइपोवोलीमिया मीन के लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। सीवीएस मीन सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम। अब जब ये हाइपोवोलीमिया होगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उनमें, जो हमारी ब्रेन में भी ब्लड कम जाएगा। जब हमारी ब्रेन में कम जाएगा तो सीवीएस बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम, वो जो है उस पे अफेक्ट होगा। ठीक है। जब उस पे अफेक्ट होगा तो वहां पे फिट्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जी, लाइफ स्पैन कंसिडरेशन जो है वो ब्रेक से आके हम पढ़ते हैं। ठीक है। आप 10:20 पे वापस आ जाओ बच्चों। ठीक है। 10:20 पे वापस आ जाना और इन शॉर्ट ब्रेक कर ले। मैं आपको रिटर्न मैसेज भी कर देती हूँ, तो हमारा लेक्चर जो है 10:20 पे दोबारा स्टार्ट होगा। मैं मैसेज लिख लूँ।
जी बच्चों, वापिस आ चुके हो? देखूं कितने स्टूडेंट रहते हैं। 20 स्टूडेंट प्रेजेंट नाउ। सिर्फ 20 स्टूडेंट से, बाकी कहाँ उड़ गए? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है जी। इस स्लाइड पे हमने छोड़ा था कि लाइफ स्पैन कंसिडरेशन रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट। अब लाइफ स्पैन रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट कैसे होती है? इन्फेंट respiratory rate are highest and most variable in newborn। न्यूबॉर्न बेबी का जो है वो वेरिएबल रेस्पिरेशन होती है और हाईएस्ट होती है। अब द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज 40 to 80 ब्रीथ पर मिनट। न्यूबॉर्न बेबीज जो है उनकी रेस्पिरेशन जो है वो 40 to 80 पर मिनट होती है। अब न्यू नेट के बाद इन्फेंट रेस्पिरेटरी रेट एवरेज अबाउट 30 पर मिनट। न्यू बॉर्न तो न्यूली बॉर्न में भी है, और 1 साल के बाद उसको जो है 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो है वो इन्फेंट होगा। उसकी ब्रीथ जो है 30 पर मिनट होगी। ब्रीदिंग सीन एज द एब्डोमेन राइजेस एट फॉल्स विच इज ईच ब्रीथ। अब जो है एब्डोमेन से देखा जाता है, ब्रीथ को एब्डोमेन से भी देखा जाता है, चेस्ट से भी देखा जाता है। और बच्चे चेस्ट से जो है बच्चों की सही नहीं नजर आती, तो बच्चों को एब्डोमेन से जो है ऑब्जर्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उनकी ब्रीथ जो है 40 to 80 पर मिनट होगी, इन्फेंट की 30 पर मिनट होगी। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए एब्डोमेन और चेस्ट से आप देख सकते हो। चिल्ड्रन, द रेस्पिरेटरी रेट ग्रेजुअली डिक्रीज। अब चिल्ड्रन का जो है वो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है, ऐसे ऐसे रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। 25 मिनट इन दी प्री स्कूलर, दी एडल्ट रेट ऑफ 20 to 18 पर मिनट। अब एडल्ट रेट जो है 5 ईयर से अबव आएंगे, 5 ईयर से नीचे के जो चिल्ड्रन होंगे उनका 25 ब्रीथ पर मिनट होगा। अब जो स्कूल गोइंग होंगे, प्री गोइंग का जो है 25 पर मिनट। प्री गोइंग जो है वो लेस देन 3 ईयर्स होंगे। ठीक है। अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 और 4 ईयर्स, सब जो है पेरेंट 4 ईयर्स के बाद भेजते हैं। तो हम इसको जो है लेबल कर लेते हैं कि 5 ईयर से अबव जो है वो रेट ऑफ 12 to 18 होगा। अब 12 to 18 जो है ये होल लाइफ इतना ही रहता है, एडल्ट का रेट है। वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल कोल्ड आर कॉमन एंड, हाँ ये बच्चों में बताया गया है कि इनमें वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, कोल्ड के मौसम में जो है बच्चे अक्सर उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। आर कॉमन एंड फॉर्चुनेटली यूजली नॉट सीरियस। फॉर्चुनेटली ये सीरियस नहीं होता, बट जो है छोटी सी सर्दी लगने से बच्चों को जो है इन्फेक्शन हो जाता है। रिस्क फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज कोइन एंड स्मॉल टॉयज। अब ये चिल्ड्रन क्या करते हैं, इनको सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाती है जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और ये सीरियस नहीं होते। दूसरा, बच्चों में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? बच्चे जो हैं इस एज के जो है फॉरेन बॉडीज, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है मुंह में कोई छोटा सा कोई नजर आया, सच एज कोइन एंड स्मॉल टॉयज,
टॉय नजर आया, कोई भी चीज इन बच्चों को नजर आती है तो फटाफट मुंह में डाल लेते हैं और क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और फिर ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, अगर सीरियस मसला नहीं है, कॉइन मुंह में डाल लिया या कोई भी ऑब्जेक्ट मुंह में डाल लिए, तो इन बच्चों को उल्टा करके पांव से पकड़ के ना ऐसे उल्टा सर नीचे करके छोड़ देते हैं और इसके चेस्ट पे जो है टैपिंग करते हैं, तो जो भी चीज इसने मुंह में डाली होती है फौरन बाहर आ जाती है विद इन सेकेंड। फिर इनका रेस्पिरेटरी जो है एयरवे वो क्लियर हो जाता है। Cystic fibrosis, a congenital disorder that affect the lung, causing them to become congested with thick tensions, sticky mucus। अब cystic fibrosis जो है वो कंजेनिटली डिसऑर्डर्स है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, कंजेनिटली डिसऑर्डर है जिसमें जो है एयरवे क्लियरेंस नहीं होती, इसमें जो है थिक सिक्रीशंस जो है वो कलेक्ट होती रहती है। अब जब थिक सिक्रीशन जिसकी वजह से उनको चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, उनको अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ऐसे पेशेंट स्टिकी म्यूकस जो है वो उनमें हो जाता है, म्यूकस जो है वो स्टिकी और इनकी सिक्रीशंस जो है वो थिक थिक होती है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे जो है वो इनको कंजेनिटली होता है, जैसे जैसे एज बड़ी होती है ये ठीक होते जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर इनको अगर इन्फेक्शन है तो मेडिकेशन देते हैं, अदरवाइज इन बच्चों को स्टीम देते हैं और कोल्ड से बचाना होता। एस्थमा आइडेंटिफाई इन चाइल्डहुड ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन और एक्सरसाइज और कोल्ड एयर, excessive mucus, airway is impaired and child may wheeze as air moves through the narrowed air passage। अब एस्थमा क्या है, एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाते हैं। अब एयर चिल्ड्रन में जो है, चिल्ड्रन में या जो है एडल्ट में या ओल्ड एज में जब एस्थमा लेबल करते हैं जब एयरवे नैरोइंग हो जाती है। अब एयरवे नैरोइंग जो है वो किसी डिजीज की वजह से भी हो सकती है, किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, और एक्सरसाइजेस की वजह से या कोल्ड एयर की वजह से। अब इसमें एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती हैं और एयरवे क्लियर नहीं होता, एस्थमेटिक अटैक होता है। एस्थमेटिक अटैक क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, जिसमें एयरवे क्लियर ना होने की वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नॉर्मल एयर नहीं जाती और नॉर्मल नहीं आ रही होती, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। टाइडल वॉल्यूम जो है वो टाइडल वॉल्यूम 500 जो है ml एयर जो हमारे अंदर नॉर्मली जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम इनका नॉर्मली नहीं होता, जिसकी वजह से एस्थमा लेबल कर देते हैं। एस्थमा इज द नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस, ठीक है। अब एयर पैसेजेस का नैरो हो जाना किसी वजह से भी कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अब ये हम तो चिल्ड्रन की बात करते हैं ना, चिल्ड्रन में एलर्जिक रिएक्शन और ओवर एक्सरसाइजेस, कोल्ड और एक्सेसिव म्यूकस की वजह से ये सारी चीजें क्या करती हैं, एयरवे क्लियरेंस नहीं होने देती, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में एयरवे जो है इम्पेयर्ड हो जाता है और बच्चे में वीजिंग आती है। जब बच्चा सांस लेता है तो वीज जो है आवाजें आती हैं उस पर, तो उसकी बच्चा जो है बहुत प्रॉब्लम से जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर आता है। फिर जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसको एंटीबायोटिक देना होता है उन्होंने, और सबसे पहले तो देखना ऑब्जर्व करना होता है कि इसको मसला क्या है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली अगर एंटीबायोटिक बनती है तो एंटीबायोटिक देना होती है, और साथ में जो ज़रूरी चीज़ है एयरवे क्लियर करने के लिए वो स्टीम देना होती है। स्टीम ऐसे बच्चे को जो जिनमें कुछ भी मसला नहीं है, सिर्फ स्टीम देनी होती है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन की ज़रूरत तब होती है जब एयरवे क्लियरेंस ना हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए। Older adults. Older adults increased risk for acute respiratory disease. ओल्डर तो बेचारे रिस्क पे ही रहते हैं हमेशा,
इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस का जो है वो ज़्यादा रिस्क होता है, सच एज नमोनिया, क्रोनिक डिजीज सच एज एम्फाइजीमा। और पहले तो मैं आपको नमोनिया बताऊं कि नमोनिया क्या है। लंग्स के अंदर एल्वुलाई जो है दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड और पास इज कॉल्ड नमोनिया। अब नमोनिया को जब मैनेज नहीं किया जाता ओल्ड एज में, ये वैसे भी यहाँ तो ओल्ड एज की बात हो रही है ना, तो ऐसे वैसे भी अगर चिल्ड्रन को या एडल्ट को नमोनिया हो जाए, नमोनिया इज दी एल्वुलर सैक जो है दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड और पास इज कॉल्ड नमोनिया। अब जब उस नमोनिया को मैनेज नहीं किया जाता तो एम्फाइसीमा बन जाता है, अ कंडीशन इन विच द एयर सैक ऑफ द लंग्स आर डैमेज एंड इनलार्ज कॉजिंग ब्रीथलेसनेस। अब जब उनको मैनेज नहीं किया जाता तो एयर सैक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। जब उनका साइज नॉर्मल नहीं होगा, इनलार्ज हो जाएगा और वो लूजनिंग उनकी हो जाएगी, तो क्या होगा, डायलेट हो जाएंगे, लूजनिंग हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, तो ब्रीथलेसनेस हो जाएगा। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और ऐसे पेशेंट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सीओपीडी में इफेक्ट ओल्डर एडल्ट। अब सीओपीडी में इफेक्ट ओल्डर एडल्ट। सीओपीडी मीन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वो ओल्ड एज में ज्यादातर रिस्क होता है, due to age related, due to obstruction, due to loosening of the elasticity of the जो है एयर पैसेजेस, ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेजेस, ओल्ड एज की वजह से। तो फिर ऐसे पेशेंट जो है इनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है। अब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस को जब इन टाइम मैनेज नहीं किया जाता, नमोनिया, फिर एम्फाइजीमा, और फिर जो है इनको लेबल कर दिया जाता है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये थोड़ा सा मुझे जो है लैंग्वेज बैरियर है, सॉरी फॉर दैट। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? ऑक्सीजन थेरापी। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी रेस्पिरेशन के लिए एयरवे, अपर रेस्पिरेटरी एयरवे और लोअर रेस्पिरेटरी जो है, जितने भी एयरवेज थे वो मैंने बताए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मैंने बताई, गैस एक्सचेंज मैंने बताया, टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब ये सारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई डिजीज है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो तब होगी जब गैस एक्सचेंज नॉर्मली नहीं होगी। अब गैस एक्सचेंज नॉर्मली नहीं होगी तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। फिर क्या करना होगा, ऑक्सीजन थेरापी देनी होती है। क्या करना होता है, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरापी देनी होती है उसकी ऑक्सीजन को नॉर्मल करने के लिए। ऑक्सीजन थेरापी देखते हैं कि इज दी ऑक्सीजन थेरापी इज दी administration of oxygen at a concentration greater than that found in the environmental atmosphere। अब ऑक्सीजन थेरापी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एट अ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन दी दैट फाउंड इन द एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर। जितनी इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल है उससे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज लेवल हमें ऑक्सीजन थेरापी का देना होता है। इसके पर्पस क्या है, ऑक्सीजन थेरापी क्यों करते हैं? ऑक्सीजन थेरापी, अब जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा यूनिट है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको कल से, उसका मतलब ही ऑक्सीजनेशन है कि हमने पेशेंट को ऑक्सीजनेशन क्यों करनी है। अब ऑक्सीजनेशन करने से पहले मैंने आपको सारे जो है सिस्टम, एयरवे क्लियरेंस के और ब्लड एक्सचेंज के और जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, ये सारे मैंने आपको बताए। और मैंने अकॉर्डिंग टू एज रिलेटेड डिजीजेस भी बताई, अकॉर्डिंग टू एज रिलेटेड रेस्पिरेशन भी बताई, ऑब्स्ट्रक्शन भी बताई। अब इसमें जब भी ऑर्थोपनिया या शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग
कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगी पेशेंट को। अब ऑक्सीजन देना पड़ेगी तो ऑक्सीजन का लेवल जो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उससे जो है इंक्रीज जो है हम ऑक्सीजन लेवल रखते हैं, जो पेशेंट को हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी होती है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस इज टू प्रोवाइड एडिकेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड वाइल डिक्रीजिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड reducing stress on the myocardium। अब मायोकार्डियम पे स्ट्रेस होगा ना, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी तो वो मायोकार्डियम जो है वो कंप्रोमाइज करेगा और फौरन कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचाऊं और जो है गैस एक्सचेंज नॉर्मल हो, क्योंकि वहां जो है ऑक्सीजन की कमी है। अब जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा होता है या स्ट्रेस में होता है, उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मायोकार्डियम के, और हमने एडिकेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को देने के लिए, हमारा ऑक्सीजन थेरेपी क्या था मैंने वो बताया। हमारा जो है पर्पस ऑक्सीजन देने का क्या है? पर्पस ऑक्सीजन देने का जो है वो एडिकेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड वाइल डिक्रीजिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ब्रीदिंग का जो वर्क है, वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, पेशेंट को एक फोर्स लगानी पड़ती है ना, वो ब्रीदिंग जो है शॉर्ट और ज्यादा इंक्रीज ब्रीदिंग हो जाती है ना उसको। अच्छा, टिकिपनिया हो जाता है ऐसे पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो शॉर्ट ब्रीथ और नॉर्मल से ज्यादा ब्रीथ लेता है। उसकी उस स्ट्रेस को उसकी डिक्रीज करने के लिए, ओवरलोड जो उसके वर्कलोड ज्यादा हो रहा है ना चेस्ट पे, ब्रीदिंग पैटर्न पे, उसको काम करने के लिए, एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑन द मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम भी मैंने बताया था कि वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि फौरन से इनको ऑक्सीजन लेवल और ब्लड लेवल जो है नॉर्मल पहुंचे, उसकी स्ट्रेस को कम करने के लिए। हमारा ऑक्सीजन थेरेपी देने का पर्पस क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया जी। स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम जो है माइनर फ्लू एंड सीवियर हेडिंग। Oxygen therapy is prescribed by the physician who specify the concentration, method of delivery and flow rate liter per minute। ऑक्सीजन थेरेपी जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है। अब उसमें डॉक्टर जो है वो कंसंट्रेशन उसकी एंड डिलीवरी फ्लो रेट बताएगा कि पर मिनट में कितने लीटर जो है वो फ्लो रेट होगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट और डिजीज ऑफ द पेशेंट एंड डिजायर ऑफ द पेशेंट जो है रिकमेंड करेगा। द कंसंट्रेशन इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस देन द लीटर फ्लो पर मिनट। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो फ्लो पे है कि लीटर फ्लो पर मिनट जो है वो कितना देना है। अगर ऑक्सीजन जो है प्रिस्क्रिप्शन से या पेशेंट की डिजायर से इंक्रीज उसका फ्लो किया तो पेशेंट के लंग्स जो है वो परफोरेट हो सकते हैं, उसके एल्व्यूलाई परफोरेट हो सकते हैं ओवर एयर की वजह से। अगर जो डिक्रीज दिया हमने उसका फ्लो तो पेशेंट की रेस्पिरेशन डिक्रीज लेवल होने की वजह से जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या पेशेंट की स्ट्रेस जो है ब्रीदिंग पैटर्न की वो खत्म नहीं होगी। इसलिए जब भी ऑक्सीजन लगाते हैं उसका फ्लो जो है अकॉर्डिंग टू जो है फ्लो मीटर जो है पर मिनट कितना ऑक्सीजन देना है वो डॉक्टर के साथ कमिट करके फिर देना होता है। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन इन एन इमरजेंसी, measure the nurse may initiate the therapy for client who have chronic obstructive pulmonary disease COPD। Low flow oxygen system is essential। अब जो नर्स है जिसने ऑक्सीजन लगानी है वो फौरन पेशेंट को देखेगी इमरजेंसी में कि उसे इनिशिएटिव उसने जो है थेरेपी करनी है ऑक्सीजन की, उसने देखना है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का जो पेशेंट है
अ लो फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम इज असेंशियल, क्योंकि उसको लो फ्लो सिस्टम देना है, क्योंकि उसके एयर सैक पहले ही जो है एक्सपेंड किए हुए हैं, उनकी लूजनिंग हुई हुई है, ठीक है, और वो जो है उनका साइज जो है वो इनलार्ज हो चुका है, तो उसमें से एयर का फ्लो जो है वो, और वो जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की वजह से वो जो है इन्फ्लेम्ड भी हो चुके हैं। अगर हमने एकदम से उनको फ्लो एयर का ऑक्सीजन का ज्यादा दिया तो वो डैमेज हो सकते हैं, मजीद डैमेज हो सकते हैं। Oxygen therapy. Client who have difficulty ventilating all area of their lungs, those who gas exchange is impaired for people with heart failure may require oxygen therapy to prevent hypoxia. अब हाइपोक्सिया मीन हाइपोक्सिया मैंने आपको बताया कि जो है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। अब जब हाइपोक्सिया होगा तो नर्स कैसे पेशेंट को देखेगी कि इसको हाइपोक्सिया है, उसकी ऑब्जर्वेशन से। जैसे ही पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिप्स, तो फौरन नर्स क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन लगाएगी। Hypoxia is the medical condition characterized by the shortness of oxygen in the blood or a particular region of the body is called hypoxia. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि हाइपोक्सिया जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है और रीजन ऑफ द बॉडी में भी ऑक्सीजन कम हो सकती है, उसको हम ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं और पेशेंट की ब्रीदिंग पैटर्न से भी हमें अंदाजा हो सकता है। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशंस क्या होंगी? रेस्पिरेटरी जो है कंप्रोमाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज होगा। नंबर 1 साइनोसिस, नंबर 2 टिकिपनिया, नंबर 3 हाइपोक्सीमिया। अब ये चीजें जो है दोबारा से आ गई हैं क्योंकि इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी जो मैंने आपके लेक्चर बेटा बनाए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू यूर यूएचएस कंटेंट्स। अब यूएचएस के सारे कंटेंट्स जितने भी आपके करिकुलम के अंदर है वो फुलफिल होते होते मेरे जो है लेक्चर्स पे, मेरे जितने भी आपको स्लाइड्स मिलेंगी सब स्लाइड्स के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द यूएचएस कंटेंट्स सारा मटेरियल मौजूद होता है। और मैंने मोस्टली जो है उसको जो मेरे सब जो है कंटेंट्स सब हेडिंग्स दी होती हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स, उसको मैंने यूएचएस कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली सेट किया होता है। अब ये क्वेश्चन है आपका इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। अब क्वेश्चन में जो है रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज कैसे होगा, साइनोसिस पेशेंट को होगी, टिकिपनिया होगा और हाइपोक्सिया होगा। कोई भी डिजीज होगी पेशेंट को, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होगी, ठीक है। अब साइनोसिस इज अ फिजिकल साइन काजिंग ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। टिकिपनिया अगर रेस्पिरेशन जो है मोर देन नॉर्मल दैट इज कॉल्ड टिकिपनिया, और अगर जो है हार्ट रेट मोर देन नॉर्मल दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं हमारे स्टूडेंट, टिकिपनिया को टेकिकार्डिया और टेकिकार्डिया को टिकिपनिया लिख देते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि ये सारी चीजें जो है मैंने एक एक करके आप लोगों को वाइटल साइंस में भी पढ़ाई हुई हैं। अब जो है टिकिपनिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, ठीक है। हाइपोक्सीमिया रेफर टू द डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, partially obstructed airway, low arterial oxygen blood supply। जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जब एयरवे जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें एयरवे क्लियरेंस नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव होगी, पार्शली होगी, तो नॉर्मली टाइटल वॉल्यूम नॉर्मली नहीं होगा, एयर जो है लंग्स के अंदर जा रही वो डिक्रीज होगी, तो हाइपोक्सीमिया होगा, ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होगी।
इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरापी। ऑक्सीजन थेरापी की इंडिकेशन क्या होंगी? कार्डियक कंप्रोमाइज कैसे करेगा? पहले तो था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कंप्रोमाइज करेगा, अब है कार्डियक सिस्टम कंप्रोमाइज कैसे करेगा। हमें जो जब भी ऑक्सीजन थेरापी करनी होगी पेशेंट को, कार्डियक कंप्रोमाइज और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्रोमाइज, ये दोनों लंग्स और कार्डियक जो है कंप्रोमाइज होंगे, तो हमें तो जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी और थोपनिया होगा, तो पेशेंट को ऑक्सीजन थेरापी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंडिकेशन बताई है। अब जो है कार्डियक कंप्रोमाइज कैसे होगा? चेस्ट पेन होगी कार्डियक साइड पे, चेस्ट पेन होगी, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। टेकिकार्डिया आ गया था यहाँ पे, टेकिकार्डिया होगा, अरिथमियाज, दी हार्ट ब्रीथ विद एन इरेगुलर और एबनॉर्मल रिदम। रिदमिया कहते हैं कि नॉर्मल अगर हार्ट रेट होगा, रिदमिया मीन के रिदम नॉर्मल रिदम, रिदमिया मीन के इरेगुलर जो है रिदम हो गया। रोजे के साथ मेरी तबीयत आज काफी खराब है और मुझे बोलने में टू मच डिफिकल्टी हो रही है। अब ये कार्डियक कंप्रोमाइज था, पहले रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज डिस्कस किया मैंने, फिर मैंने कार्डियक कंप्रोमाइज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब न्यूरोलॉजिकल जो है डिफेक्ट्स क्या होंगे? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स में सीवीए होगा, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, और स्पाइनल इंजरी। स्पाइन का ताल्लुक मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ब्रेन में है। जितने भी ब्रेन से मैसेजेस आते हैं हमारी फाइव सेंसेस के नर्व सिस्टम, वो स्पाइन में से होके पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। अब फिर कोमा, पेशेंट कोमा में जा सकता है जब ब्रेन को ब्लड नॉर्मल या ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं होगा, तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। हमने इंडिकेशन जो ऑक्सीजन थेरापी की थी वो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, कार्डियक कंप्रोमाइज एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें जब डिफेक्टेड हो जाती हैं तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना पड़ेगी। जी, इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरापी, लंग डिजीज हो सकती है। लंग डिजीज में मैंने आपको बहुत सारी लंग डिजीज बताई है। लंग डिजीज में आप जो है एयर सैक्स जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रोनिक जो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो सकती है, एयर सैक जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, पास इन दी एयर सैक हो सकती है, फ्लूइड इन दी एयर सैक हो सकती है, गैसेस जो है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एयर सैक हो सकता है। अच्छा, चेस्ट इंजरीज हो सकती हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या है? ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन स्टॉप आइदर बाय द ब्लॉकेज और द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्रेन को ब्लड वेसल्स ब्लड पहुंचा रही हूँ उनकी या तो ब्लॉकेज हो जाएगी या डैमेज हो जाएंगी या जो है वो रप्चर हो जाएंगी, तो ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो स्ट्रोक हो जाएगा। शॉक, पेशेंट शॉक में चले जाएगा। शॉक जो है इसमें भी जो है जब शॉक की भी बहुत सारी टाइप्स है। शॉक जो है ब्लड लॉस की वजह से होता है। जब ब्लड लॉस, कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्लड लॉस हो जाता है, इमरजेंसी में टू मच ब्लड लॉस, तो उस ब्लड लॉस होने की वजह से कार्डियक इनपुट और आउटपुट भी नॉर्मल नहीं होती और ब्रेन में भी ब्लड नॉर्मल नहीं जाता और पेशेंट शॉक में चला जाता है। शॉक मीन के बीपी लेस, पल्स लेस होता है, ठीक है। सीजर्स, पेशेंट को जो है सीजर्स, फिट्स, इसका मतलब है पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं। सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन हो जाता है सडनली, ये मोस्टली जो है एपिलेप्सी के पेशेंट में होता है। अब जब एपिलेप्सी के पेशेंट जो है उनमें जैसे ब्लड कंट्रोल जो है, ब्लड जो है नॉर्मली नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट का कल बताया था, इसी तरह से जब ब्रेन के इलेक्ट्रिक जो है करंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनकी तरफ जो ब्लड अपनी तरफ लेके जाएंगे तो वो नॉर्मली नहीं रहेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा,
हो जाएगा, ब्लड जो है वो नॉर्मली नहीं पहुंचेगा और पेशेंट का बिहेवियर अब उन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से एक तो ब्लड अमाउंट वहां नॉर्मली नहीं जाएगी, दूसरा पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसमें फीलिंग्स जो है, मूवमेंट ऑफ फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाती है, उसको कलर जो है वो चेंजेस होते हैं, उसका टेस्ट वो चेंज होना शुरू हो जाता है, एंड इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका लेवल कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। ठीक है, अब ये एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी की बहुत सारी टाइप्स है। ठीक है, एपिलेप्सी की टाइप्स में फिर पेशेंट को क्या होता है, सीजर्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं, डायबिटीज हो सकती है। इंडिकेशन फॉर ऑक्सीजन थेरापी ही अभी तक हम इंडिकेशन ही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरापी कैसे पेशेंट को हमने करनी। डायबिटीज पेशेंट, ट्रामा एंड मेजर ब्लड लॉस पेशेंट, ब्लड लॉस का मैंने बताया वो किसी बी टाइप की इंजरी हो जाए तो ब्लड लॉस हो सकता है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टाइप्स कौन सी होंगी? ठीक है, अब नेजल कैनुला, फेस मास्क, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब पेशेंट को देते हैं तो उसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं कि हमने पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे देनी है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी की टाइप्स क्या क्या होंगी? नंबर वन तो हम नेजल कैनुला लगाते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नॉर्मली जो है हम कैनुला लगा के पेशेंट को जो है नोज के अंदर से ऑक्सीजन लगा देते हैं। दूसरा फेस मास्क, फेस के ऊपर मास्क लगाते हैं और उस मास्क के साथ जो है ऑक्सीजन के लिए जो है वो पाइप लगा होता है, ऑक्सीजन पाइप। सिंपल फेस मास्क, इसमें फेस मास्क जो है इसमें सिंपल फेस मास्क होगा, पार्शल जो है रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड वेंटूरी मास्क। अब जो है ये मास्क की सारी टाइप्स आगे स्लाइड्स में आपको दिखाई गई हैं। मैंने बिफोर टाइम आपको इसलिए बता दिया कि आपने फौरन से क्वेश्चन कर देना है। हम अपना जो है टॉपिक तैयार करते वक्त हमें पता होता है कि स्टूडेंट ने किस एंगल से क्वेश्चन करना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे स्टूडेंट के क्वेश्चन जो है वो उनको फौरन जो है हमारी स्लाइड के अंदर से मिल जाए। अब आपके क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बताती हूँ कि फेस मास्क जो है इसकी भी आगे टाइप्स है, सिंपल फेस मास्क, पार्शल रीब्रीदर फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर फेस मास्क एंड वेंटूरी फेस मास्क। ये सारे फेस मास्क एंड फेस टेंट्स और ट्रांस जो है ट्रेक्यूल ऑक्सीजन थेरापी। अच्छा, ये तो जो है ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन थेरापी ये अलहदा चीज है। बाकी जितने भी फेस मास्क हैं ये फेस मास्क के से लेके सिंपल फेस मास्क, पार्शियल फेस रीब्रीदर फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर फेस मास्क, वेंटूरी फेस मास्क एंड फेस टेंट। ठीक है, ये सारे आपको आगे एक एक स्लाइड में जो है डिस्क्राइब किया गया हुआ है, मास्क लगा के दिखाए हुए हैं पेशेंट को। और दूसरा ट्रांसट्रेक्यूल ऑक्सीजन थेरापी, ट्रेकिया के जरिए ऑक्सीजन थेरापी कैसे करते हैं। और साथ ही मेरा टाइम जो है कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट में देखो नेजल कैनुला आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, लेकिन नेजल कैनुला मैं देख लेती हूँ क्योंकि हमारे पास अभी 6 मिनट जो है लेफ्ट है। नेजल कैनुला जो है उसका सबसे पहले मैं बताऊं फ्लो रेट अप टू 6 लीटर पर लीटर होगा, मैंने बताया पर मिनट होगा, सॉरी 6 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू जो हमने ऑक्सीजन थेरापी देनी है। मैंने आपको ये जो मेरी किसी स्लाइड में ये आया था कि जो है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डिजीज और अकॉर्डिंग टू डिजायर, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट हमने ऑक्सीजन लगानी होती है, और वो ऑक्सीजन जो है कितने लीटर पर मिनट में पेशेंट को जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली अगर नेजल कैनुला के थ्रू हमने लगाना है तो उसमें फ्लो रेट जो है अप टू 6 लीटर पर मिनट होगा नेजल कैनुला में। अनएबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, कंफर्टेबल, अलाउज पेशेंट टू ईट, ड्रिंक, टाग। और ये पेशेंट के लिए जब नेजल में लगाते हैं तो वो माउथ के जरिए कंफर्ट होता है, क्योंकि वो जो है ब्रीथ कर सकता है, टाग कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है।
तो नेजल कैनुला इसलिए जो है पेशेंट के लिए जो है इजी है कि पेशेंट को बाय माउथ कुछ लेना पड़े, बोलना पड़े तो वो इजी है। कैन स्टिल बी यूज्ड इफ पेशेंट माउथ ब्रीदिंग delivery oxygen into patient nostril by way of two small plastic जो है prongs। अब ये जो यूज करना होता है ये क्यों देते हैं डिलीवरी ऑक्सीजन इनटू पेशेंट, इसमें जो है जब पेशेंट कैन स्टिल बी यूज्ड इफ पेशेंट माउथ ब्रीदिंग, अगर पेशेंट माउथ से ब्रीथ कर रहा है तो फिर हम उसको नोजल माउथ से अगर वो बोल रहा है या ब्रीथ कर रहा है तो हम उसको नोज से ही ब्रीथ करेंगे। अब नोज से जो ऑक्सीजन थेरापी करेंगे उसमें टू स्मॉल प्लास्टिक प्रोन्स होते हैं, प्रोंग्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोंग्स क्या है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। डिलीवरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 24% to 45% एट लो रेट ऑफ 2 to 6 लीटर पर मिनट। अब यहाँ ये कहा गया है कि इसमें जो है ऑक्सीजन देने का जो रेट है अप टू 6 लीटर पर मिनट है, बट इसकी कंसंट्रेशन डिलीवरी जो पेशेंट को जानी है वो ऑक्सीजन उसको 24% to 45% जाएगी नेजल कैनुला के थ्रू। ठीक है, उसमें से पूरा जो जैसे हम फेस मास्क के थ्रू देते हैं पूरी ऑक्सीजन, इसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, उसका फ्लो तो इतना होता है बट पेशेंट के अंदर जो जाती है वो 24 to 45% होगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन एक्सपेंसिव डिवाइस, और ये इन एक्सपेंसिव डिवाइस है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, इसमें नेजल कैनुला सिर्फ चाहिए होता है। और जो फेस मास्क है वो अकॉर्डिंग टू जो है उनकी जो टाइप है वो टू मच कॉस्टली है, और ये कॉस्ट जो है वो पेशेंट को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है क्योंकि पेशेंट को हमने तो लिख के दे देना कि नेजल कैनुला या फलां फेस मास्क ले आए। अब वो पेशेंट की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सबसे जो लेस कीमत चीप होगा इन एक्सपेंसिव होगा वो नेजल कैनुला होगा। अब ये नेजल कैनुला दिखाया हुआ है। ठीक है, ये नेजल कैनुला ये दोनों नोज के अंदर ये आपको नजर आ रही है ना, इसको प्रॉन्ग्स बोलते हैं। अब ये प्रॉन्ग्स जो है दोनों नोज के अंदर इस तरह लगा दिए जाते हैं। ठीक है, मैं लगा के दिखा रही हूँ। और आगे जो आपको इसकी ट्यूब नजर आ रही है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन फिटिंग जो वॉल के साथ फिटिंग है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और ये पेशेंट के नोज के अंदर लगा के ऊपर जो है स्टिकिंग टेप लगा दी जाती है ताकि फिक्स हो जाए और पेशेंट को ऑक्सीजन मिले। नेजल कैनुला दिखाया हुआ आपको। ठीक है, ये पेशेंट है, पेशेंट को लगा के भी दिखाया हुआ है नेजल कैनुला। इस तरह से पेशेंट को लगा देते हैं, दोनों प्रोम्स जो है वो दोनों साइड से लगा के फिक्स करके इनके ऊपर जो है स्टिकिंग टेप लगाई होती है ताकि ये फिक्स रहे। बेटा समझ आ रही है? ठीक है, इसके साथ ही मेरा आज का टाइम खत्म हो गया। नेजल कैनुला तक मैंने पढ़ाया है। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में जो है फेस मास्क से शुरू करेंगे। फेस मास्क जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे फेस मास्क से। ठीक है, नेजल कैनुला तक हो गया, आप लोगों ने भी याद रखना है। कल मेरा लेक्चर होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। उसमें मैं आपको ऑक्सीजन उसमें क्या पढ़ा रही हूँ, इन्वायरमेंटल हेल्थ हमारा स्टार्ट है, इन्वायरमेंटल एंड वाटर पढ़ा रही हूँ, और इन्वायरमेंटल एंड वाटर आई थिंक के कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब मेथड ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या होंगे वो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल हेल्थ का नेक्स्ट सब यूनिट होगा। इन्वायरमेंटल हेल्थ के हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और उसका नेक्स्ट सब यूनिट होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।